ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। और फर्स्ट ईयर एचडीपी के स्टूडेंट्स के लिए फिजियोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको मेरे पीछे लेक्चर में बताया था कि मैं आपको एक नोट्स और डायग्राम दूंगा। इसका जो सेंटर कहाँ है और किस तरह से है विद डायग्राम, क्योंकि वो तो हमने जो देखा था वो तो पढ़ लिया। अब मैं आपको डायग्राम से इसको बता रहा हूँ। तो इसमें पहले आप इसको थोड़ा सा ये मैं थोड़ा सा इसका पोर्शन है, ये नोट्स भी आपको साथ में भेजूँगा। तो पहले हम जानते हैं, देखिए कि ब्रेन के 3 भाग होते हैं। फोर ब्रेन आगे वाला, मिड बीच वाला और हाइंड यानी कि पीछे वाला। और जो हाइंड ब्रेन होता है उसके अंदर जो मेडुला ओब्लोंगेटा होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा। अब ये बॉटनी वाले बच्चे, ये जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं उनके लिए परेशानी होगी, लेकिन मैं अभी आपको ये डायग्राम बता दूंगा ना, तो ये आप सब समझ जाओगे, चिंता नहीं है। लेकिन जो बायोलॉजी से स्टूडेंट है वो सब समझ रहे हैं कि मेडुला ओब्लोंगेटा क्या आगे। तो ये ब्रेन है, इसमें ये फोर ब्रेन यहाँ, ये मिड ब्रेन यहाँ और ये लास्ट में यहाँ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का जो फ्लोर होता है यानी कि सतह, नीचे तल, इस तल पे जो है जो मेडुला ओब्लोंगेटा का तल है इस हाइंड ब्रेन का, उसके अंदर क्या होता है कि ब्रीदिंग जो है ना, सांस जो चल रहा है, इसका रेगुलेटरी सेंटर पाया जाता है। यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, इसको अच्छी तरह से लिख लेना। ब्रीदिंग सेंटर पाया जाता है, खाली स्थान। जो मल्टीपल चॉइस में ब्रीदिंग सेंटर पाया जाता है वो 4 जगह दे देंगे। तो अब ये मल्टीपल चॉइस में दे सकते हैं और इसमें ट्रू फॉल्स में दे सकते हैं, कोई और बता सकते हैं। फोर ब्रेन बड़ा, मिड ब्रेन कह देंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसमें ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है। तो ये यहाँ पे ब्रीदिंग रेगुलेटिंग सेंटर जो है वो पाया जाता है। ब्रेन का पार्ट जो होता है ना, CO2 के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, ये वाला पार्ट मेडुला ओब्लोंगेटा। जब ब्लड के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो अब मैं आपको ये समझाऊंगा, ये कैरोटिड बॉडी एवं एरोटिक बॉडी। अब आप इस डायग्राम में आप देखोगे तो आपको ये स्पष्ट नज़र आएगा। ये देखिए, ये हार्ट है, देख रहे हो आप, और ये एओर्टा है। ये देखिए, ये एओर्टा जो महाधमनी, ये महाधमनी है। और यहाँ ये देखिए एरोटिक बॉडी, ये रही, ये एरोटिक बॉडी है। अभी मैंने जो बताई आपको, ये एरोटिक बॉडी है। और ये जो कॉमन ये कैरोटिड आर्टरी हैं, ये जो यहाँ से ऊपर की ब्रांचों को निकलती हैं ब्रेन की तरफ, यानी कि सिर की तरफ। तो ये देखिए, ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। इससे फिर बहुत जगह सारी निकलती हैं अलग अलग। अब यहाँ जब आते हैं तो ये जो फूला हुआ भाग है इनका, ये कैरोटिड साइनस कहलाता है। ये देखिए, और यहाँ ये कैरोटिड बॉडीज़ हैं, ये देखिए, ये कैरोटिड बॉडीज़ हैं, ये कैरोटिड बॉडीज़ हैं और ये एरोटिक बॉडीज़ हैं। ये रही एरोटिक बॉडी, एरोटा पर होती हैं। कैरोटिड बॉडी कॉमन कैरोटिड आर्टरी पर स्थित होती हैं। इनमें क्या होता है, इनके अंदर जो है वो कीमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। कीमो रिसेप्टर, ये जो कीमो रिसेप्टर पाए जाते हैं। अब आप ये देखिए, अब ये सारी की सारी साइंस जो आज जितनी भी टेक्नोलॉजी चला रही है, ये जो भगवान ने अंदर पहले ऑलरेडी जब इंसान को पैदा किया तब से ये टेक्नोलॉजी चल रही है। ये कीमो रिसेप्टर क्या करते हैं, CO2 की मात्रा जो बढ़ती है, ये इसमें है कि जैसे ही इसके अंदर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो कैरोटिड बॉडी एवं एरोटिक बॉडी, जो कि कैरोटिड आर्टरी और एरोटा पर स्थित होती हैं, इनमें कीमो रिसेप्टर पाए जाते हैं, को उत्तेजित कर देती है। यानी कि वो कीमो रिसेप्टर CO2 की उस ज़्यादापन को लेकर के और वो उत्तेजित हो जाते हैं, स्टिमुलाई आ जाता है उनमें, स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो स्टिमुलेट करने से क्या होता है, एक रिफ्लेक्स एक्शन आती है जिससे सांस की गति बढ़ जाती है, ताकि ऑक्सीजन जो है वो मैक्सिमम अंदर ली जा सके। ये जो है इसकी गति जो बढ़ जाती है। उसी समय ब्रीदिंग रेगुलेटिंग सेंटर से रिफ्लेक्स एक्शन संदेश जाता है, CO2 बढ़ गई है तो CO2 के प्रभाव को कम कर दिया जाता है।
क्योंकि वो बढ़ गया ना, ऑक्सीजन बढ़ जाएगी जल्दी जल्दी सांस लोगे तो इसमें कर दिया जाता है। इसलिए O2 से ज़्यादा, अंडरलाइन कर लेना, O2 से ज़्यादा CO2 का महत्व है रेगुलेटिंग ऑफ ब्रीदिंग में। सांस की रेगुलेटरी बनाने में O2 से ज़्यादा CO2 का ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई तो कोई प्रभाव कहीं नहीं आएगा, लेकिन CO2 ज़्यादा होते ही, क्योंकि ऑक्सीजन तो चाहिए बॉडी के लिए, CO2 ज़्यादा होते ही ये कीमो रिसेप्टर इसकी सूचना तुरंत जो है ये स्टिमुलाई हो जाते हैं और ये तुरंत सूचना रिफ्लेक्स के एक्शन के थ्रू जो है जाती है ब्रेन को कि भाई आप जो है क्या करो, इसको बढ़ा दो, सांस की गति को बढ़ाओ ताकि ये ऑक्सीजन इनटेक ज़्यादा हो जाएगी। तो ये इस तरह से इसमें अगर अब देखिए यहाँ कितने क्वेश्चन जो बन रहे हैं। एक तो ये बन रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल चॉइस में भी कि रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में ज़्यादा महत्वता CO2 की होती है, O2 की होती है, NN2 की होती है, NO2 नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन की होती है। कौन सी गैस की ज़्यादा जो होती है, तो यहाँ पे आपको CO2 एवं उन एरिया में ये रिसेप्टर उन एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ एक्सपायरेशन है, इंस्पायरेशन से संबंधित एरिया जो होता है। तो ये जो आपके ये छोटी सी बात रह गई थी, तो ये मैंने पूरा आपको कंप्लीट करने का प्रयास किया है कि भाई ये कहाँ पाए जाते हैं, ये कैरोटिड बॉडीज़ कहाँ हैं, एरोटिक और कोरोनरी, और इसमें कैरोटिड, और ये जो क्या होता है इसमें कीमो रिसेप्टर पाए जाते हैं और ये इस कार्य को करते हैं। तो ये किसी भी बुक में नहीं दिया होता, तो इसलिए मैंने आपको ये स्पेशल जो है छांट करके ला करके इसको मैंने आपको दिया है। तो ये आप इसको मैं भेज भी दूंगा व्हाट्सएप पे, आप निश्चिंत रहें। अब हम आज जो है नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वो तो एक हमारा इसमें है नहीं, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा वो आपको दिया है। तो आज जो हमारा जो चैप्टर है 11th चैप्टर फिजियोलॉजी में, वो हम आज जो है यूरिनरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र को स्टार्ट जो है वो करने जा रहे हैं। प्राणी शरीर में मूत्र उत्सर्जन तंत्र एक महत्वपूर्ण तंत्र है। हालांकि सारे महत्वपूर्ण है, रेस्पिरेटरी कौन सा कम था, ब्लड सर्कुलेटरी कौन सा कम हुआ, डाइजेस्टिव कौन सा कम है। महत्वपूर्ण तंत्र है जो शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए कोई चीज़ गुर्दे से छन के फिल्टर के द्वारा और ऐसी चली गई जो वापस काम में आनी है बॉडी के लिए, तो वो अभी हम पढ़ेंगे। ये जहाँ पे हमारे पास इसमें डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हम पढ़ेंगे आगे, हैनले लूप जो है, तो वहाँ पे ये सारे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यानी कि उनको सेलेक्टेड को रीअब्जॉर्ब कर लेगा और जो वेस्ट होगा उसको बाहर निकाल देगा, मूत्र के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल करता है। इस तंत्र का निर्माण दो वृक्कों यानी कि किडनीज, मूत्रवाहिनियों यूरेटर्स, दो मूत्राशयिक यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्र मार्ग यूरेथ्रा से होता है। वैसे तो ये क्योंकि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को हमने साथ में चला रखा है, तो ये ज़्यादा इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। ये सारा जो एनाटॉमी में आपने जो है वो आपने पढ़ लिया, कोई नई चीज़ है इसमें मैं आपको उस पर अंडरलाइन करवाऊँगा। ज़्यादा ध्यान हम इनके फंक्शंस पे देंगे, हाउ इट फंक्शन, क्योंकि ये कहाँ होते हैं, कितने साइज, क्या वो तो ये एनाटॉमी सारा आपको बता देगा। तो अब हम किडनी को लेते हैं। पहला, वृक्क का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मूत्र निर्माण, यूरिन फॉर्मेशन है। इसी प्रक्रिया के साथ साथ वृक्क बहुत सी अन्य प्रक्रियाएं भी संपन्न करते हैं जो शरीर के सामान्य वातावरण को नियमित बनाए रखने के लिए जरूरी हैं, तथा साथ ही बाह्य कोशिकीय द्रव एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF की कार्य को भी सामान्य रखते हैं। ये कार्य निम्न है, इसके क्या क्या काम करते हैं। ये पानी यानी कि वाटर, कैटाइंस यानी कि धनान मतलब पॉजिटिव आयन, ग्लूकोज
वे अमीनो अम्लों का शरीर की आवश्यकता अनुसार संरक्षण करते हैं तथा उनकी अतिरिक्त मात्रा को मूत्र में उत्सर्जित कर देते हैं। ये अतिरिक्त हाइड्रोजन आयनों का भी उत्सर्जन करते हैं, जिससे शरीर के द्रवों की सामान्य पीएच बनी रहती है। इम्पॉर्टेंट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंतिम नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो हमने पढ़ लिए हैं, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, पक्षियों में यूरिक अम्ल, क्रेटिनिन व अमोनिया आदि को वृक्क शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं। अंतःजनित यानी कि अंदर बढ़ने वाले और बाहर से कोई आए हैं अगर एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस जटिल कार्बनिक पदार्थों का उत्सर्जन भी वृक्कों द्वारा किया जाता है। तो ये यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स जो दिए गए हैं, देखिए आप, जो आर्टरी इसको ब्लड सप्लाई करती है, रीनल आर्टरीज दिखाई गई हैं। रीनल लिखा नहीं है, ये वेना कावा और एओर्टाई लिखा है, तो एओर्टा से तो ये आएगी, तो यहाँ रीनल आर्टरी आएगी। तो रीनल आर्टरी यहाँ सप्लाई करती है, रीनल वेन जो है यहाँ से निकलती है, वो ब्लड लेके जाती है। तो इसमें देखें 2 किडनी हैं, गुर्दे हैं यानी कि, और 2 ही उनसे निकलने वाले यूरेटर हैं, जिससे पेशाब जो है बना हुआ यूरिनरी ब्लेडर में आता है, और फिर ये यूरिनरी ब्लेडर है, और उसके बाद में इसको बाहर निकालने का ओपनिंग यानी यूरेथ्रा है। तो अब हम तो यहाँ इनकी चर्चा पढ़ना यानी कि मेन रूप से अब हमें किडनी की तरफ जाना है। तो यहाँ पे किडनी में भी आप देख रहे हो, यहाँ इन्होंने एक डायग्राम दिया है जिसमें ग्लोमेरुलस अभी हम पढ़ेंगे, इसका पूरा पार्ट, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और इसके बाद में ये कहाँ पाए जाते हैं। किडनी का देखा कॉर्टेक्स है और मेडुला भाग सेंटर है, कॉर्टेक्स बाह्य भाग है, और रीनल आर्टरी और रीनल वेन यहाँ दे रखी हैं, सही है, यहाँ पे इधर वाले को इसमें दिखा रखी। तो अब ये डायग्राम आगे जब समझेंगे, कुछ पढ़ेंगे, तो इसमें ये कुछ चीज़ें समझ आएंगी, तो मैं आपको इसके शो करके उसमें प्रयास करूँगा समझाने का। वृक्कों द्वारा 2 महत्वपूर्ण अंतःस्रावी हार्मोन एंडोक्राइन स्रावित किए जाते हैं, जो निम्न है। अंतःस्रावी इंटरनल सिक्रीशन है इनका। एरिथ्रोपोइटिन अंडरलाइन करना, यह रक्त निर्माण के लिए आवश्यक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। और दूसरा इसमें बनता है रेनिन, यह एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा, एड्रिनल ग्लैंड जो इस पर होती है, गुर्दे के ऊपर, किडनी पे होती है, तो उसका जो कॉर्टेक्स है यानी कि बाहरी भाग, वो रेनिन स्रावित करता है, और एल्डोस्टेरोन हार्मोन का नियंत्रण करता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन का नियंत्रण करता है रेनिन। ये दोनों ही अंडरलाइन कर लेना भी आप। वृक्कों के उत्सर्जन व अंतःस्रावी कार्य सेंट्रल नर्वस सिस्टम व अंतःस्रावी तंत्रों के आपसी अंतर संबंध यानी इंटरएक्शन द्वारा नियंत्रित होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कुछ हार्मोन जैसे वासोप्रेसिन या एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना हो एंटी डाययूरेटिक तो डायबिटीज़ हो जाती है, बार बार पेशाब आता है। डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनको, उनमें इसकी घाट हो जाती है। वासोप्रेसिन, वासोवेसल्स प्रेसिन प्रेस करता है। तो ये उसके बाद में आता है थायराइड हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्टीरॉयड हमने अभी पढ़ा। तो जहाँ हमें स्टीरॉयड की ज़रूरत होती है, तो अगर एड्रिनल ग्लैंड पर एक्यूप्रेशर से प्रेशर डाला जाए
तो स्टीरॉयड हार्मोन जो एक्सक्रीट होते हैं, तो ये ध्यान रहे बाहरी स्टीरॉयड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भी आप ध्यान देवें कि बाहरी स्टीरॉयड जो हम देते हैं वो नुकसान करते हैं। अगर कोई डॉक्टर स्टीरॉयड आपको करता है प्रेस्क्राइब, तो आपको एड्रिनल ग्लैंड कहाँ है उसका पता होना चाहिए। हाथों में पैरों में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, अगर आप उसको दबाते हो 7 से 8 दिन, तो वो जो आपका वो काम पूरा हो जाता है, ज़रूरत नहीं पड़ती इसको लेने की। स्टीरॉयड हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स, एडिनो हाइपोफाइजियल ग्रोथ हार्मोन, एडिनो हाइपोफाइजियल ग्रोथ हार्मोन। उधर हमने ग्रोथ हार्मोन आपको पढ़ाए हुए हैं, कौन कौन से ग्रोथ हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन आदि वृक्कों की कार्यकी पर अपना प्रभाव सीधे तौर पर प्रदर्शित करते हैं। वृक्कों की कार्यकी का अध्ययन करने से पूर्व वृक्कों की संरचना का अध्ययन करेंगे, जिससे सभी पहलू स्पष्ट तौर पर समझे जा सकें। जबकि ये तो आप एनाटॉमी में पूरे पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी हम इसको देखते हैं। वृक्क की संरचना, स्ट्रक्चर और एनाटॉमी ऑफ द किडनी। स्तनधारियों में दोनों वृक्क उदर गुहा यानी कि एब्डोमिनल कैविटी की पृष्ठ सतह डोर्सल सरफेस पर मेरुदंड के दोनों ओर चिपके होते हैं। इनकी उदर गुहा वाली सतह पैराइटल पेरिटोनियम द्वारा ढकी रहती है। पेरिटोनियम द्वारा स्तनधारियों में वृक्क बाहर से रीनल कैप्सूल नामक संरचना से ढके रहते हैं। रीनल कैप्सूल वृक्क की कटी हुई संरचना देखने पर जो बाहरी गहरे रंग का भाग होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, जबकि अंदर वाला हल्के रंग का भाग मेडुला कहलाता है। जबकि यहाँ उल्टा बना रखा है इन्होंने डायग्राम में, जो हल्का है उसको इन्होंने कॉर्टेक्स बता रखा है और जो गहरा है उसको मेडुला बता रखा है यहाँ इस डायग्राम में। तो ये होता है इससे उल्टा है। कॉर्टेक्स में मूत्र नलिका, नेफ्रॉन, ये सारे वर्ड जो हैं अब एग्रीकल्चर वालों के लिए आफत बनेंगे। उनको नहीं पता ये क्या है नेफ्रॉन और ये, लेकिन बायोलॉजी वालों को तो बहुत खूब ध्यान है। लेकिन मैं आपको ये सारे डिटेल बताऊंगा कि कौन सा क्या है नेफ्रॉन, और आगे जब ये स्ट्रक्चर आएगी ना, आगे देखेंगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। नेफ्रॉन का सम्मिलित भाग यानी कन्वोल्यूटेड पार्ट एक नलिका ही है। नेफ्रॉन जो है वो इसका छोटी से छोटी जो है वो यूनिट है नेफ्रॉन। कितने होते हैं, बहुत नेफ्रॉन होते हैं उसके अंदर किडनी में। तो ये एक छोटी स्ट्रक्चर है। अब यही सारा एक्शन जो है वो करती है छन्ने का। इसी में जो है नेफ्रॉन में बोमेंस कैप्सूल है, आगे पढ़ेंगे। बोमेंस कैप्सूल है, आगे डिस्टल और प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल हैं इसके अंदर। तो ये जो आप आगे पूरा इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, आगे आ रहा है नेफ्रॉन। हेनले लूप, रक्त वाहिनियाँ, लसिका वाहिनियाँ व संयोजी ऊतक पाया जाता है। नेफ्रॉन वृक्कों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन जो है ना, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एक यूनिट होती है। कॉर्टेक्स के वे भाग जो लाल रंग के धब्बों के रूप में पाए जाते हैं मेलपिजियन कार्पसल्स कहलाते हैं, तथा ये बोमेंस पुट यानी बोमेंस कैप्सूल व ग्लोमेरुल से मिलकर बने होते हैं। ये दोनों के दोनों वहाँ सिचुएशन होते हैं, कैसे कैसे सिचुएटेड होते हैं, ये आगे हम अपना पूरा इसकी डिटेल आएगी अपने पास। मेडुला में त्रिकोणीय संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनका आधार कॉर्टेक्स व अगला नुकीला सिरा मेडुला में होता है। ये त्रिकोणीय संरचनाएं नेफ्रॉन, संयोजी ऊतक, रक्त वाहिनियों व लसिका वाहिनियों से मिलकर बनी होती है तथा इन्हें वृक्कीय पैरामिड यानी कि वृक्कीय पैरामिड कहते हैं। पिरामिड आपने पढ़े होंगे मेरे ख्याल से। पिरामिड क्या होते हैं?
मिस्र के पिरामिड अवश्य पढ़े होंगे। तो इस तरह से पिरामिड जैसी संरचना ये इस तरह से ये पिरामिड हो गया ना, ये तो इस तरह की संरचनाएं होती हैं। ये पिरामिड हेक्सागोनल टाइप में। मिस्र के पिरामिड आपने सामाजिक ज्ञान में खूब पढ़े होंगे। तो ये इस तरह से पिरामिड, इसलिए इनको पिरामिड कहते हैं, रीनल पिरामिड कहते हैं, क्योंकि रीनल इसमें है, किडनी में है इसलिए रीनल कहलाए, और पिरामिड है, शेप है इसकी तो इसीलिए कह लिया। इनका नुकीला किनारा जो मेडुला के कैलिक्स माइनर में खुलता है, रीनल पेपिला कहलाता है। तो मेडुला के कैलिक्स माइनर, तो अभी आप देखें, मैं आपको अभी कैलिक्स माइनर और मेजर ये क्या है ये अपने इधर आपको बताऊंगा। रीनल पेपिला ये सारे आगे इसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे। छोटे रुमिनेंट पशुओं में केवल एक ही रीनल पेपिला पाया जाता है। रीनल साइनस में वसा भरी रहती है तथा कैलिक्स पेल्विस व बड़ी रक्त वाहिनियाँ इस वसा में धंसी रहती हैं। पेल्विस क्या है, कैलिक्स क्या है, ये अभी अब अपने आगे डिटेल आएगी। पेल्विस जो बड़ा भाग जिसके अंदर सारे के सारे नेफ्रॉन्स का एंड जो है जहाँ खुलेगा, माइनर कैलिक्स, क्योंकि नेफ्रॉन जो है एक कैलिक्स में खुलेगा, कैलिक्स सारे इकट्ठे होके एक इसमें पेल्विस में जो है वो आगे खुलेंगे, और पेल्विस जो है उसके अंदर यूरेटर है, वहाँ से जो सीधा उसमें चला जाएगा। तो अभी ये आगे हम शायद इसमें, हाँ ये आ रहा है आगे डायग्राम पूरा बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। तो अब हम नेफ्रॉन पढ़ते हैं, वृक्क नलिका, नेफ्रॉन। वृक्क नलिका या नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई, अंडरलाइन कर लेना इसको भी। प्रत्येक वृक्क नलिका निम्नलिखित भागों से मिलकर बनी होती है। अब इसमें बोमन्स कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, पीसीटी, हेनले लूप है, जहाँ ये घूमता है उसको हेनले लूप कहते हैं। बोमन्स कैप्सूल जहाँ चलता है, जहाँ वो प्रॉक्सिमल हो गया, ले जा रहा है। हेनले लूप जहाँ ये मुड़ा, और मुड़ने के बाद में जो वापस आ रहा है तो वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया। स्तनधारियों के वृक्कों में दो प्रकार की वृक्क नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें दो प्रकार से विभेदित किया जा सकता है। वृक्क नलिका की उत्पत्ति का स्थान जहां, अर्थात कॉर्टेक्स में ग्लोमेरुलस किस स्थान पर स्थित है, मेडुला में हेनले का लूप कितना अंदर धंसा हुआ है, ये दो प्रकार की वृक्क नलिकाएं पाई जाती हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा कि जो ग्लोमेरुलस है या बोमन्स कैप्सूल है वो जो है कहाँ तक है, और एक जो है वो मेडुला में हेनले का लूप जो है, ये मैंने अब आप देखें इसको, ये पूरा का पूरा बन गया। ये बोमन्स कैप्सूल है, ये जो है वो प्रॉक्सिमल डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है, प्रॉक्सिमल। अब यहाँ से ये जैसे ही मुड़ेगा, ये यूँ मुड़ेगा, यूँ मुड़ेगा, और यहाँ से ये आया, तो एक तो वो जगह है, यानी कि एक तो वो पोर्शन होगा जहाँ पर वृक्क नलिका की उत्पत्ति का स्थान, यानी कॉर्टेक्स में ग्लोमेरुलर, ये कहाँ है, एक तो ये स्थान हो गया, और एक ही यहाँ ये जहाँ से ये मुड़ रहा है, ये हेनले लूप, ये कहाँ है, तो ये तो होगा मेडुला में, और ये होगा कॉर्टेक्स में। ध्यान रखना, क्योंकि ये तो ऊपर है, ये किडनी है, और ये किडनी का कॉर्टेक्स भाग है। देखिए ये किडनी है, इसको ये आप डायग्राम को देखो, आप इधर ये इसमें अच्छा नजर आएगा, इसमें आप ध्यान से देख सकोगे। देखिए, हालांकि डायग्राम इतना क्लियर नहीं है, लेकिन देखिए आप इधर देखिए आप, ये गुर्दे का बाहरी भाग, ये जो हमने अभी पढ़ा कैप्सूल से ढका रहता है, इसके अंदर ये वाला जो कॉर्टेक्स है, ये देखिए यह लिखा हुआ कॉर्टेक्स, ये यहाँ तक, बस आप ये मान लीजिए ये इतनी चौड़ाई, इसमें मैं आपको निशान लगा देता हूँ। ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ, ये आप समझ लीजिए ये कॉर्टेक्स है, जहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ। ये जो निशान चल रहा है, इसको आप ये देखें, ये कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स है, ये पूरा का पूरा, और ये जो अंदर रह गया ये मेडुला है। ये देखिए ये डॉटेड है, यूँ समझ लीजिए डॉटेड है, ये मेडुला है, और ये जो बाहरी बिना डॉटेड है ये कॉर्टेक्स है। तो अब आप देखिए ये जो बोमन्स कैप्सूल है, ये अब बहुत छोटा है, अब आपको पता नहीं उसमें नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये जो है ये बोमन, ये देखिए ये बोमन्स कैप्सूल बना हुआ है, ये रहा,
तो ये देखिए ये बिल्कुल मार्जिन पे है, कॉर्टेक्स और मेडुला के बिल्कुल मार्जिन पे। लेकिन ये देखिए डिस्टल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल ये यहाँ नीचे आ गया, ये देखिए यहाँ आ गया, यहाँ है हेनले लूप, ये रहा। तो ये जो हेनले लूप है वो मेडुला में डीप, ये देखिए ये मेडुला में डीप है। तो ये यूँ ऊपर जाने के बाद में फिर ये वापस यहाँ इसके मेडुला के यहाँ इस पे कैलिक्स पे खुलेगा। तो ये जो डायग्राम है ये आपको बड़ा है, मैं इसमें उसके अंदर अभी इसको बड़ा और बना करके उसमें बड़ा दिया हुआ है। उसमें आपको फिर और नहीं समझ में आए तो मुझे आप जो है मैसेज करें, और बढ़िया तरीके से जो है बड़ा डायग्राम में आपको समझा देंगे। ये दो प्रकार की वर्क नलिकाएँ निम्न है। अब है कॉर्टिको मेडुलरी या कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जो मैंने अभी बताया आपको कॉर्टेक्स में है। इस प्रकार की वर्क नलिकाओं के ग्लोमेरुलस हिस्से का बोमन कैप्सूल वृक्क के कॉर्टेक्स की बाहरी सतह के नज़दीक स्थित होता है, अभी जो मैंने बता दिया आपको, तथा इनका हेनले लूप कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन तक ही पहुंचता है। इनका हेनले का लूप कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन तक ही पहुंचता है तथा कुछ ही वृक्क नलिकाओं का लूप मेडुला के अंदर धंसता है। तो ये ध्यान रखना है कुछ में। लेकिन ये जो ये वाली जो हैं हमने जो कॉर्टिको मेडुलरी पढ़ी, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये वहीं जो है रहता है। अब जगता मेडुलरी नेफ्रॉन, इस प्रकार के वर्क नलिकाओं के बोमन स्पुट या बोमन कैप्सूल या ग्लोमेरुलस हिस्से कॉर्टेक्स के उन गहरे भागों में पाए जाते हैं जो कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन के पास स्थित होते हैं। अभी मैंने बताया कुछ ऐसे हैं जिनके जो मेडुलरी जंक्शन, कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन के पास होते हैं ये बोमन्स कैप्सूल। कुछ के जो है इधर ऊपर की गहराई में होते हैं, कुछ के नीचे होते हैं, तथा इनका हेनले का लूप मेडुला के गहरे भागों तक या कई बार रीनल पैपिली या पैपिला तक भी पहुंच जाता है। तो ये हमने आपको ये क्लियर हो गया। प्रत्येक वृक्क नलिका नेफ्रॉन के भाग अब ये निम्न प्रकार से हैं। तो इनको तो हम कितना हो गया, तो इसको हम चाहता हूँ हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ढंग से अच्छी तरह से समझा जाए। तो अब हम बोमन्स कैप्सूल के पार्ट्स को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जो हमने नाम पढ़े हैं। जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए विद डायग्राम, क्यों बाकियों को तो समझ में आ गया, लेकिन इनको विद डायग्राम इसको और अच्छे तरीके से कल के लेक्चर में समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट। थैंक यू भाई।